हाय एवरीवन, इस ऑडियो में मैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम के हवाले से बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम की। नेफ्राइटिक सिंड्रोम एक ग्लोमेरुलर डिजीज है जो कि चार मेन सिम्टम्स से कैरेक्टराइज होती है। और वो सिम्टम्स हैं हेमेचूरिया, हाइपरटेंशन, ओलिगोरिया, प्रोटीनूरिया एंड एडीमा। इन सारे सिम्टम्स को आप निमोनिक होप से याद रख सकते हैं, यानी एच फॉर हेमेटोरिया एंड हाइपरटेंशन, O for oliguria, P for proteinuria and E for edema। नेफ्राइटिक सिंड्रोम में तीन मेन डिजीज आती हैं। एक है acute proliferative glomerulonephritis, IgA nephropathy and rapidly progressive glomerulonephritis। इन तीनों डिजीज को आप एयर से याद रख सकते हैं। और ओवरऑल आप नेफ्राइटिक सिंड्रोम को होप फॉर एयर से याद रख सकते हैं। होप यानी हिमेचोरिया, हाइपरटेंशन, ओलिगोरिया, प्रोटीनूरिया, एडीमा। नेफ्राइटिक सिंड्रोम में एयर जो आ रहा है, होप फॉर एयर, एयर को आप याद रख सकते हैं। ए फॉर acute proliferative glomerulonephritis, I for IgA nephropathy and R for your rapidly progressive glomerulonephritis। सबसे पहले बात करते हैं acute proliferative glomerulonephritis की। तो इसके अंदर जो है सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, नोशिया, ओलिगोरिया, हेनिमोचूरिया होता है। और ये 1 से 4 हफ्ते बाद होता है सोर थ्रोट के। सोर थ्रोट उस सोर थ्रोट के जो कि ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई कराता है, इसलिए इसे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। ये किस एज में ज़्यादा होता है? ये 6 to 10 years ऑफ एज में ज़्यादा होता है, अक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और इसकी लैब फाइंडिंग्स में आपको एएसओ टाइटर्स बड़े हुए नजर आते हैं और सीरम C3 जो है वो डिक्रीज होता है। यूजुअली इन 95% ऑफ केसेस ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है। अदरवाइज इन वेरी रेयर 2% ऑफ केसेस ये रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में चला जाता है, और इन 1% ऑफ केसेस ये क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में चला जाता है। हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप पे आपको हाइपर सेलुलर लार्ज ग्लोमेरुली नजर आएंगे। साथ ही आपको ल्यूकोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन और लंपी बम्पी अपीयरेंस नजर आएगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आपको सब एपिथेलियल हम्स दिखेंगे, और हम्स जो हैं वो AGAB कॉम्प्लेक्स की वजह से बनते हैं। अब बात करते हैं रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, जिसे हम ऑल्सो क्रेसेंट्रिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है वो ऑल्सो मोस्ट कॉमन कॉज है आपका क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। इसकी तीन टाइप्स होती हैं। टाइप 1 RPGN की बात करें तो ये एंटी जीबीएम एंटीबॉडी की वजह से होता है, और ये दो डिजीज में होता है, देखिए आपके गुड पास्टर सिंड्रोम और एक है एंटी जीबीएम डिजीज। गुड पास्टर सिंड्रोम के हवाले से कुछ बात कर ले तो ये टाइप 2 हाइपर डिजीज है, और ये मेल्स में ज़्यादा होती है। और इसके अंदर जो है एंटी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज बनती है अगेंस्ट कोलेजन। ग्लोमेरुलर और पल्मोनरी कैपिलरीज में जो कोलेजन मौजूद होता है उसके खिलाफ एंटी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं गुड पास्टर सिंड्रोम में। एंटी जीबीएम डिजीज में सिर्फ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के कोलेजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं, और गुड पास्टर सिंड्रोम में पल्मोनरी एज वेल एज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज दोनों के बेसमेंट मेम्ब्रेन के खिलाफ जो है आपके पास एंटीबॉडीज बनती हैं। ये इसका मेन डिफरेंस है विद एंटी जीबीएम डिजीज। अब बात करते हैं टाइप 2 RPGN की, जिसे आप हिप्स से याद कर सकते हैं कि इसकी कॉजेस हैं हिप्स। H is for Hinault Scollin purpura and I is idiopathic, P for post-infectious and S for SLE। टाइप 3 RPGN की बात करें तो एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज यानी एनका की वजह से होता है, और इसकी कॉजेज जो हैं वो आपके पास वैगनर ग्लोमेरुलोसिस है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्मिकली साइटोप्लाज्मिक सी एन का होते हैं, एंड मैक्रोस्कोपिक पॉलीआर्थराइटिस जिसमें पेरी न्यूक्लियर यानी कि PN का होते हैं। और ये टाइप 3 RPGN जो है इडियोपैथिक भी हो सकता है। अब बात करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ
रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस की। तो लाइट माइक्रोस्कोप में आपको क्रिसेंट फॉर्मेशन नजर आएगी, एंड दीज क्रिसेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ योर पैराइटल सेल्स, इसलिए इसे क्रिसेंट्रिक ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आपको इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट टाइप 1 एंड टाइप 2 नजर आएंगे। टाइप 1 एंड टाइप 2 में इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट नजर आएंगे, टाइप 3 में कोई डिपॉजिट नहीं होंगे, और तीनों टाइप से आपको ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की रप्चर नजर आएगी। फ्लोरेंस माइक्रोस्कोपी में आपको यहाँ पे टाइप 1 में लीनियर डिपॉजिट ऑफ आईजीजी एंड C3 नजर आएंगे, एंड टाइप 2 में ग्रैनुलर डिपॉजिट्स ऑफ आईजीजी एंड C3 नजर आएंगे, एंड टाइप 3 में कोई डिपॉजिट्स नहीं होंगे। अब बात करते हैं आईजीए नेफ्रोपैथी की। इसे बर्जर डिजीज भी कहते हैं, और ये मोस्ट कॉमन कॉज है आपका नेफ्राइटिक सिंड्रोम का। आईजीए नेफ्रोपैथी में होता यह है कि इंक्रीज सिंथेसिस होती है आईजीए की, और डिक्रीज म्यूकोजल क्लियरेंस होती है आईजीए की, जिसकी वजह से आईजीए जो है मेसेंजियम में जाके इंट्रैप हो जाते हैं, और वहां पे ये एक अलग तरह का कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट कर देते हैं। वो कॉम्प्लीमेंट पाथवे जो है ग्लोमेरुलर इंजरी की वजह बनता है। आईजीए नेफ्रोपैथी में सीरम में पॉलीमेरिक IgA1 और IgA बढ़ जाते हैं, और ये डायग्नोस करने के लिए हेल्पफुल है। आईजीए नेफ्रोपैथी हिनॉस कॉलिन पर्पुला से एसोसिएट है, और इसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखी गई है सीलियाक डिजीज और लिवर डिजीज के पेशेंट्स में। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर जो है आपको रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ हिमिचूरिया नजर आते हैं, और ये यूजुअली इसकी पेशेंट के पास कोई हिस्ट्री होती है कि कोई अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल या फिर कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की हिस्ट्री होती है, जिसके बाद जो है पेशेंट को ये रिकरेंट एपिसोड्स होते हैं हिमिचूरिया के। मोस्ट कॉमनली जो एज ग्रुप है जिन्हें ये होते हैं वो ओल्डर चिल्ड्रन और यंग अडल्ट है, और क्रॉनिक रीनल फेलियर 15 से 40% लोगों का हो जाता है 20 साल के दौरान। जो मेन डिफरेंस आपको ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस और आईजी नेफ्रोपैथी में नजर आएगा कि वो 1 से 4 वीक के बाद होता है, किसी इन्फेक्शन के पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, नॉट किसी इन्फेक्शन के, सोर थ्रोट के 1 से 4 हफ्ते के बाद आपको पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस होता है। आईजी नेफ्रोपैथी 1-2 दिन बाद ही होता है किसी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। आईजी नेफ्रोपैथी में जो कॉम्प्लीमेंट लेवल्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, जबकि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस में आईजी C3 लेवल जो है वो कम होते हैं। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोपी में आपको मेसेंजर वाइडनिंग और प्रोलिफरेशन नजर आती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको इम्यून कॉम्प्लेक्सेस नजर आएंगे, और फ्लोरेंस माइक्रोस्कोपी में आपको मेसेंजर डिपॉजिट ऑफ IgA C3 और IgG नजर आएंगे। अब बात करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। ये भी एक ग्लोमेरुलर सिंड्रोम है जैसे कि नेफ्राइटिक था। इसके सिम्टम्स थोड़े डिफरेंट है। इसके सिम्टम को याद करने का तरीका ये है कि मैं फैल नेफ्रोटिक सिंड्रोम फैलता है, फैल से याद रखना है, PHEL, सही है। P फॉर प्रोटीनूरिया, और मैसिव प्रोटीनूरिया होता है इसमें। H फॉर हाइपो एल्बुमिनिमिया, एल्बुमिनिमिया। E फॉर योर एडिमा, और ये जनरलाइज एडिमा होता है। एंड L इज फॉर योर लिपिड्यूरिया। ऑल्सो H से एक और चीज़ आती है, वो है हाइपर लिपिडीमिया। तो ये आपको याद करने में मदद करेंगे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम फैलता है। नेफ्राइटिक की मैंने आपको बताया था क्या थी, होप ऑफ एयर। इसी तरह नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आप याद रखिएगा FM3। नेफ्रोटिक सिंड्रोम को कॉज कराने वाली डिजीज हैं FM3। F इज योर फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। M यहाँ पे 3 है, मिनिमल चेंज डिजीज, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी, मेम्ब्रेनो पॉलिफरेटिव
ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नाउ सबसे पहले बात करते हैं मिनिमल चेन डिजीज की, जिसे हम लिपिड नेफ्रोसिस भी कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन कॉज है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का चिल्ड्रंस में। इसमें होता क्या है कि साइटोकाइंस जो हैं वो जीबीएम का नेगेटिव चार्ज लूज करवा देते हैं, जिसकी वजह से आपके स्पेसिफिकली आपका एल्ब्यूमिन जो है वो सिक्रीट आउट होता है। इसकी एसोसिएशंस की बात करते हैं तो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस इसे कॉज करा सकते हैं, इम्यूनाइजेशन की वजह से भी हो सकता है, एटॉपिक डिसऑर्डर जैसे एक्जिमा, राइनाइटिस, हॉचकिन डिजीज और एनएसएड्स भी ये करा सकते हैं। लाइट और फ्लोरेंस माइक्रोस्कोपी में आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, इसलिए इसे मिनिमल चेंज डिजीज कहते हैं। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखें तो आपको विजुअल एपिथेलियल सेल्स में लीजन नज़र आएगा, और उस लीजन में आपको इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेसेस नज़र आएंगी। और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के जो सेल्स है उसमें लिपिड और प्रोटीन जो है दिखेंगे, भरे हुए दिखेंगे, तभी इसे लिपिड नेफ्रोसिस कहते हैं। अब बात करते हैं मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी की, और ये मोस्ट कॉमन कॉज है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एडल्ट्स में। मिनिमल चेंज डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम चिल्ड्रन में, और ये है आपका एडल्ट्स में। इसकी यूजली कॉजेज जो है इडियोपैथिक होती हैं अराउंड 85%, लेकिन जो कॉज कराता है, जो नोन कॉजेज हैं वो हैं ड्रग्स सच एज कैप्टोपिल गोल्ड, पेंसिलामाइन, एसएलई, थायरोडाइटिस, इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी एंड सी, मैलिग्नेंसी सच एज लंग कैंसर, कॉलन कैंसर एंड मिलेनोमा। सिफिलिस और मलेरिया भी आपका मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी करा सकते हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें नॉन सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया होता है। मिनिमल चेन डिजीज में आपको याद है कि सिर्फ एल्ब्यूमिन जो है सिक्रीट आउट हो रहा था, लेकिन इसमें जो है सिर्फ एल्ब्यूमिन नहीं है बल्कि ग्लोबुलिन भी जो है सिक्रीट आउट हो रहा होता। दूसरे जो फर्क है जो मिनिमल चेन डिजीज से इसके अंदर है कि इसके अंदर हाइपरटेंशन होती है, मिनिमल चेन डिजीज में हाइपरटेंशन नहीं होती। मिनिमल चेन डिजीज में प्रोग्रेशन टू रीनल फेलियर भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे 10% जो है 10 साल के अंदर प्रोग्रेशन टू रीनल फेलियर हो जाता है, और इसका रिस्पॉन्स भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के से अच्छा नहीं है। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोपी में आपको यूनिफॉर्म और डिफ्यूज थिकनिंग नजर आएगी कोलोमर कैपिलरी वॉल की, और फ्लोरेंस माइक्रोस्कोपी में आपको ग्रैनुलर एंड डिफ्यूज आईजीजी एंड C3 नजर आएंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आपको स्पाइक इन डोम अपीयरेंस नजर आएगी मेम्ब्रेन की, और सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स भी नजर आएंगे, और सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स की वजह से ये स्पाइक इन डोम अपीयरेंस बन रही होगी। अब बात करते हैं फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसिक्रोसिस की, और जैसे कि नाम बता रहा है फोकल, यानी कि कुछ ग्लोमेरुली से इन्वॉल्व है और उनकी ही फाइब्रोसिस हुई हुई है। ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम है एडल्ट्स में, यूएसए में, नॉट अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड जो है आपका जो है वो मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी है। यूएसए में स्पेसिफिकली ये फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसिक्रोसिस है। अब बात करते हैं कॉजेस की। यूजुअली इडियोपैथिक होता है, लेकिन जो मेन अदर्स कॉजेस हैं वो है आपके HIV नेफ्रोपैथी, हेरोइन एडिक्शन, सिकल सेल डिजीज एंड मैसिव ओबेसिटी। इन कॉजेस को आप हिंट से याद रख सकते हैं। H फॉर हेरोइन एडिक्शन, HIV नेफ्रोपैथी, I फॉर इडियोपैथिक, M फॉर मैसिव ओबेसिटी एंड S फॉर सिकल सेल एनीमिया। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें भी नॉन सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया होता है, जैसे कि मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी में होता है। हाइपरटेंशन इसमें भी होती है, और इसमें जो है रीनल फेलियर का चांस ज़्यादा होता है, अराउंड 50% चांस है विद इन 10 years, इन कंट्रास्ट टू 10% इन मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी। और इसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं होता ग्लूकोस्टेरॉइड्स का, जबकि मिनिमल चेन डिजीज रिस्पॉन्ड करता है ग्लूकोस्टेरॉइड्स को, ये नहीं करता।
फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसिक्रोसिस का एक और वेरिएंट भी है जिसे हम कोलैप्सिंग ग्लोमेरुलोपैथी कहते हैं, और ये करेक्टरिस्टिक लेजन है एचआईवी एसोसिएटेड नेफ्रोपैथी का। और इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर कोलैप्स एंड सिक्लोसिस ऑफ इंटायर ग्लोमेरुलर टफ्ट होता है, और इसमें हाइपरट्रॉफी और प्रोलिफरेशन भी नजर आती हैं विस्टल एपिथेलियल सेल्स की। मोर्फोलॉजी की बात करें तो आपको फोकल एंड सेगमेंटल स्क्लेरोसिस नजर आएगी, ग्लोमेरुली की और एफरेंट आर्ट्रियोल्स की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आपको इफेक्टमेंट ऑफ फूड प्रोसेसेस नजर आएंगी, जैसा कि हमने मिनिमल चेन डिजीज में देखा था। और फ्लोरेंस माइक्रोस्कोपी में आपको आईजीएम और C3 नजर आएंगे, जबकि इन मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी आपको आईजीजी और C3 नजर आए थे। यहां पर आपको आईजीएम नजर आएगा, नॉट C3 नॉट आईजीजी। अब बात करते हैं मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, जिसकी जो सिम्टम्स हैं वो एग्जैक्टली वो जो मैंने आपको सबसे पहले बताया नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, वो क्या था? फेल, P is for your proteinuria, H is for your hypoalbuminemia, E for your edema, and L for your lipiduria, and hyperlipidemia, that is also for the H. मेम्ब्रेनो पॉलिफेटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की दो टाइप्स होती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो है वो एक्टिवेशन ऑफ क्लासिकल और अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे की वजह से होता है। एक्टिवेशन दोनों की एक्टिवेशन होती है, उसमें क्लासिक की भी अल्टरनेटिव की भी। टाइप 2 में सिर्फ अल्टरनेटिव की एक्टिवेशन होती है, और टाइप 1 जो है वो मोर कॉमन है, और ये जो है हेपेटाइटिस बी, सी और क्रायोग्लोबिनीमिया से एसोसिएटेड है। टाइप 2 जो है उसे उसे डेंस डिपॉजिट डिजीज और अल्टरनेटिव एमपीजीएन भी कहते हैं, और ये C3 नेप्रेटिक फैक्टर से एसोसिएटेड है, जो कि एक ऑटो एंटीबॉडी है जो कि C3 कन्वर्टेज के खिलाफ काम करती है, उसे डिग्रेड नहीं होने देती, जिसकी वजह से जो है C3 की एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा होती है इस, और C3 के जो लेवल्स हैं वो गिर जाते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोपी में आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग नजर आएगी और प्रोलिफरेशन ऑफ बेसेंजियल सेल नजर आएंगे। साथ ही साथ आपको ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन और ट्रैक अपीयरेंस दिखेगी कैपिलरी वॉल की। और ये क्यों होता है? ट्राम ट्रैक अपीयरेंस इस वजह से होती है कि जीबीएम में जो है मेसेंजियम की इनग्रोथ होती है, जो कि उसे ट्राम ट्रैक की शक्ल दे देते हैं। एमपीजीएन में अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में एमपीजीएन 1 में जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में दिखता है सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स, और एमपीजीएन 2 में दिखते हैं इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपॉजिट्स। एमपीजीएन 1 में ग्रैनुलर C3 और C1 एंड C4 भी नजर आते हैं, जबकि एमपीजीएन 2 में जो है ग्रैनुलर C3 नजर आते हैं, लेकिन C1 और C4 नजर नहीं आते।